अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम एम्फीबियंस में इनकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, उनमें डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे और इनके अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बाद क्या है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें जो लार्वा है वो एक अडल्ट फॉर्म के अंदर चेंज होता है, वो वाला प्रोसेस यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं ये डाइशियस होते हैं। डाइशियस का मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एट ए टाइम एक ही ऑर्गेनिज्म में है, या तो एक एम्फीबियन एट ए टाइम है मेल या फिर है एट ए टाइम फीमेल। ये नहीं होगा कि एक ही इंडिविजुअल है, उसके अंदर टेस्टिस भी है, उसके अंदर ओवरीज भी है, उसके अंदर एग भी बन रहे हैं, उनके अंदर स्पर्म भी बन रहे हैं। ये वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो या तो फिर मेल होगा, ठीक है, मेल के अंदर क्या होंगे टेस्टिस होंगे, या फिर वो दूसरे एट ए टाइम क्या है फीमेल होंगे। फीमेल का मतलब क्या है कि उनमें क्या होंगी, उनमें होंगी ओवरीज होंगी जो एग प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, एट ए टाइम एक ही वक्त में दोनों नहीं होंगे। तो अगर एक ही वक्त में ये दोनों होते तो क्या होता है, वो मोनीशियस केस होता है। ये है डाइशियस। डाइशियस का मतलब क्या है, या है मेल या है फीमेल एम्फीबियन। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कि ये डाइशियस है तो क्या होता है कि जो ओवरीज और टेस्टिस इनके अंदर होती हैं, आपको पता है वो ओवरी वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि ओवरी और जो इनके टेस्टिस होते हैं वो इनकी बॉडी की डोर्सल साइड पे होते हैं। तो हमें पता है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर वाली साइड उसकी डोर्सल साइड होती है, उसके नीचे वाली साइड उसकी वेंट्रल साइड होती है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली डोर्सल साइड है, ठीक है, उस डोर्सल साइड पे क्या होता है ओवरी होंगी या फिर टेस्टिस होंगी। ठीक है ना, तो ओवरी और टेस्टिस जो होती हैं एम्फीबियंस की, ये बॉडी की डोर्सल साइड पे होती है। ठीक है ना, इनकी बॉडी की डोर्सल वाल, बॉडी वाल पे मतलब कि बॉडी के ऊपर वाली साइड पे ये ओवरीज और टेस्टिस पाई जाती हैं। क्लियर, लगी समझ। ठीक है, और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक है ना, मोस्टली केसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अगर हम केस देखेंगे ना कि क्या होता है कि जो एग होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइज्ड एग, आपको पता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म और एग बॉडी से बाहर जो है वो फ्यूज करते हैं। एग को स्पर्म ने बॉडी से बाहर आके फर्टिलाइज करना होता है। इस केस को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जो एग जो है, जब स्पर्म एग के साथ मिलके इसको फर्टिलाइज कर देता है तो इसको नाम दिया जाता है इस एग को फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि इसको स्पर्म ने क्या कर दिया, फर्टिलाइज्ड कर दिया है। इसको स्पर्म ने जो है वो 2n बना दिया है। ठीक है ना, इसका न्यूक्लियस ले लिया इसने स्पर्म का। तो इस जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, इसके ऊपर किसी भी किस्म की रेसिस्टेंट कवरिंग नहीं होगी। दिस फर्टिलाइज्ड लेग हैव नो रेसिस्टेंट कवरिंग। ठीक है, कोई भी ऐसी कवरिंग नहीं है जिसको एनवायरमेंटल हैजर्ड से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे खतरा होता है कि इस एग से मॉइस्चर वगैरह को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एनवायरनमेंट से एवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, अगर कोई गर्म इलाकों में ये एग प्रोड्यूस कर दिए तो उस वहाँ पे हीट जो है वो इस जो एग की सरफेस है उसमें से मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो क्योंकि इसके ऊपर किसी भी किस्म की कवरिंग नहीं मौजूद है, कोई भी किस्म की रेजिस्टेंट हीट कवरिंग नहीं मौजूद है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो डेवलपमेंट होगी वो कहाँ पे होगी, मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर इनकी डेवलपमेंट होगी। इनकी डेवलपमेंट जो है मॉइस्ट हैबिटेट वाले इलाकों को ये डेवलपमेंट प्रेफर करती है। ठीक है ना, कि मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर डेवलपमेंट होगी वाटर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कुछ एनोरॉन्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल नेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल नेस्ट बनाते हैं, मतलब कि ऐसे एनोरॉन्स जो खुश्की वाले इलाकों में रहते हैं और वहाँ पे ख़तरा है कि यहाँ पे इन फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर से मॉइस्चर को जो है वो एवेपोरेट करवा दी जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंट कवरिंग नहीं है ना। तो ये एनोरॉन्स क्या होते हैं, ये एक टेरेस्ट्रियल नेस्ट बनाते हैं, एक नेस्ट वहाँ पे बनाते हैं। ये नेस्ट को ये क्या करते हैं, इस नेस्ट को ये फोम के साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, दे कवर्ड दीज टेरेस्ट्रियल नेस्ट विद द हेल्प ऑफ ए फोम। ठीक है, तो ये जो फोम होता है ये हेल्प करता है ताकि वाटर लॉस को कम किया जा सके, वाटर लॉस को रिड्यूस किया जाए। दिस फोम विल हेल्प टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन। ठीक है,
तो कुछ स्पीशीज जो है ना एम्फीबियंस की, उनमें क्या होता है कि जो एग मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है ना, विद इन एग मेम्ब्रेन के अंदर ही लार्वल स्टेजेस पास आउट कर जाती हैं, ठीक है ना, कि एग मेम्ब्रेन के अंदर ही विद इन एग मेम्ब्रेन लार्वल स्टेजेस पास्ट, ठीक है, लार्वल स्टेजेस एग मेम्ब्रेन के अंदर ही गुजरती रहती हैं। मतलब कि लार्वा ने जब मेटामॉर्फोसिस करनी है, डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरना है, ठीक है, इस तरह के जो है वो डेवलपमेंट किसी चीज़ की करवानी है, लिम्स वगैरह की, ठीक है, किसी चीज़ को ऑब्जॉर्ब करवाना है, गिल्स वगैरह को, ठीक है ना, तो वो सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो लार्वा करती है, ठीक है ना, ये लार्वा क्या करेगा, ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एग के अंदर ही कर लेगा, क्योंकि एग मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, टेम्परेचर वगैरह, वेपोरेशन वगैरह से, ठीक है। तो लार्वा जो है वो एग मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद अडल्ट लाइक बॉडी के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी भी। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की। तो अगर हम बात करें ना फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की, तो इनके अंदर ना जो सैलामेंडर का केस है, जो कि बहुत फेमस एम्फीबियन है, तो सैलामेंडर के केस में क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत कम कॉमन है, ठीक है ना। ओनली जो है वो 10% सैलामेंडर्स जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ओनली 10% डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाकी जो सारे हैं वो क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर बेसिकली है क्या, बैग ऑफ स्पर्म का एक बैग है जो मेल ने ये प्रोड्यूस करना है और इसने क्या करना है, इसको ग्राउंड के ऊपर रख देना है। उसके बाद इसने फीमेल को कोई इशारा देना है या फिर उसको जो है उसके इर्द गिर्द स्पर्म के बैग के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देना है। फीमेल ने आना है और अपनी क्लोका से इस स्पर्म के बैग को क्या करना है, इंसर्ट अंदर करवा लेना है, अपनी क्लोका के जरिए इसको पिकअप कर लेना है स्पर्म के बैग को, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब स्पर्म का बैग फीमेल की बॉडी के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, देट विल डू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। बॉडी के अंदर जो है वो एग और स्पर्म जो है वो आपस में मिलेंगे, ठीक है। क्लियर। अच्छा, बॉडी में भी क्या होता है कि जो एग होते हैं, जो स्पर्मेटोफोर है, ये फीमेल स्टोर करवा लेती है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करना है, इसने यहाँ पे ऐसे ऐसे एग जो है प्रोड्यूस करना है। तो इसने जो है वो अपनी ओविडक्ट से निकाल के जब उस एग को गुजारने लगना है अपने क्लोका में से, तो वहाँ पे इसने स्पर्म, यहाँ से स्पर्म को रिलीज करवा देना है बैग में से, और वो स्पर्म और एग क्लोका के करीब मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो फर्टिलाइज्ड एग को या तो वो सॉइल या फिर वाटर में डिपॉजिट करवा देती है या फिर वो इसको ओविडक्ट में ही रखती है, ठीक है ना। पूरी डेवलपमेंट तक फर्टिलाइज्ड एग को ओविडक्ट में ही वो रखेगी, ठीक है। क्लियर लगी समझ। हम बात करते हैं सिसिलियन के केस की। तो सिसिलियन का केस क्या है, सिसिलियन मोस्टली करती हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऑलमोस्ट 75% सिसिलियन क्या करेंगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगी, ठीक है। मतलब कि इंटरनल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी और इंटरनल डेवलपमेंट करेंगी, ठीक है। क्लियर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करके इंटरनल डेवलपमेंट भी करेंगी, मतलब कि बॉडी के अंदर ही सारे मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस करके एक अडल्ट वन को ये बर्थ दे देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर ना टैडपोल लार्वा जो होता है, जो है वो मोस्टली एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, टैडपोल लार्वा बनता है। जो टैडपोल लार्वा होता है ये क्या करता है, ये डिफरेंट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। टैडपोल लार्वा में होल एम्फीबियन, मोस्टली एम्फीबियन के अंदर बात कर ली हूँ, नॉट ओनली सिसिलियन, ठीक है। तो टैडपोल लार्वा बनता है। टैडपोल लार्वा के अंदर कुछ ना चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। तो इसको अडल्ट के अंदर चेंज होने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ इनके अंदर रेस्पिरेशन के मोड ऑफ रेस्पिरेशन में चेंजेस आएंगी, कुछ लोकोमोशन में, कुछ डाइट में। तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन में पता है कि जो लार्वा होता है उनके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, गिल्स होते हैं। तो ये गिल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, ये जो है गिल्स को जो मॉडिफाई कर दिया जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। अडल्ट फार्म में लोकोमोशन के लिए क्या होता है, इनके अंदर कुछ कॉर्डल फिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो फिन्स क्या होते हैं, फिन्स को वो लार्वा के अंदर होंगे फिन्स, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने स्विम करना होता है ना लार्वा ने, तो फिन्स को मॉडिफाइड करवा दिया जाता है किसके अंदर, लिम्स के अंदर, ठीक है, लिम्स। और डाइट की बात क्या है कि मोस्टली जो होते हैं एम्फीबियंस के का लार्वा जो होता है ये हर्बीवोरस होता है, लेकिन हर्बीवोरस से डाइट को चेंज करवाया जाता है। अडल्ट जो होगा वो क्या होगा, वो कार्निवोरस होगा, वो कीड़े मकोड़ों को खाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क है अडल्ट और लार्वल फार्म में। तो इसकी वजह से अडल्ट और लार्वल फार्म में बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इनका खुराक डिफरेंट है, रहन सहन का तरीका डिफरेंट है, ठीक है ना, सब कुछ डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कंपटीशन खत्म हो रहा कम हो जाता है, ठीक है ना, फॉर फूड, फॉर प्लेस वगैरह के लिए, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी जो
अडल्ट और लार्वल फार्म की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके ब्रीडिंग बिहेवियर की। तो बेसिकली अगर हम इनके ब्रीडिंग बिहेवियर की बात करें तो ब्रीडिंग बिहेवियर में क्या बात करता है कि इनके अंदर ना जो फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल मैंने बात पहले ही कर दी थी ना, तो वो क्या करता है कि इंटरनल फैक्टर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के टाइम को डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर मोस्टली कौन से होंगे, हॉर्मोन्स, ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स मोस्टली कौन से होंगे, ऑफ कोर्स टेम्परेचर होगा ना एक्सटर्नल फैक्टर में, ठीक है ना। तो मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर या फिर रेन वगैरह होंगे, ठीक है ना, जो कि इनके जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के टाइम को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा टाइम पे ये रिप्रोडक्शन करेंगे। इनके हार्मोन ये बात डिसाइड करते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर या रेन वगैरह ये बात डिसाइड करते हैं कि इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी अब आगे क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना टेम्परेट रीजन, गर्म इलाकों के केस में, तो गर्म इलाकों के केस में क्या होता है कि मोस्टली जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इन इलाकों में, वो होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होना, टेम्परेचर कम होना ही इनके ब्रीडिंग बिहेवियर को, इनके रिप्रोड्यूस करने के, इनके जो मेटिंग बिहेवियर को डिसाइड करता है इनका टेम्परेचर, इस इलाके का क्या, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात डिसाइड करता है, क्लियर लगी समझ। तो बेसिकली है क्या कि जो टेम्परेचर हो, टेम्परेट रीजन में केसेस में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा ना ज़्यादा कम जब होगा तो बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, एम्फीबियन की बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस क्या करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं इनके ब्रीडिंग और ब्रीडिंग पीरियड को, ठीक है, किस तरह ये ब्रीडिंग करती हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जो ब्रीडिंग होती है ना, ये स्प्रिंग और समर सीजन में होती है, ठीक है। स्प्रिंग और समर सीजन में इन्होंने ब्रीड करना है, इन्होंने मेट करना है, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग और समर सीजन में ये बात डिसाइड की जाती है, ठीक है, क्योंकि उस इलाके उस सीजन में ही मोस्टली, जो आपको पता है ना कि जो बाहर का मौसम होता है, जो स्प्रिंग सीजन होता है, उसमें ही मोस्टली जो ये फ्रॉक वगैरह होते हैं, इनकी मोजें लगी होती हैं, इधर उधर फिर रहे होते हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, वो बात करता है अब ट्रॉपिकल रीजन की। जो ट्रॉपिक्स में जो रहते हैं फ्रॉक्स, ट्रॉपिक वाले रीजन में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं तो रेनी सीजन इस बात को डिसाइड करेगा, ठीक है ना, कि ब्रीडिंग होनी है या नहीं होनी। और रेन जो होती है ये इंड्यूस करती है ब्रीडिंग को, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, इस रीजन में क्या होगा कि मोस्टली ब्रीडिंग साइट्स होती हैं कुछ, ठीक है। ये इंडिविजुअल फ्रॉक जो होगा वो अपनी ब्रीडिंग साइट को लोकेट करता है, ठीक है, और ब्रीडिंग साइट पे पहुंच के ये क्या करेगा, अपना मेट जो होगा इसका, उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, उसको ढूंढेगा, ठीक है, अपना पोटेंशियल मेट ढूंढेगा। और क्या कर, किस तरह वो ढूंढेगा, किसी भी किस्म की जो है वो कोर्टशिप डांस करके, ठीक है, किसी भी किस्म की आवाज़ निकाल के ये अपने मेट को इस ब्रीडिंग साइट पे ढूंढते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इनको अपना मेट मिल जाता है तो ये फिर खुद को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद इन्होंने किस तरह प्रिपेयर करना है, एक इन्होंने प्रॉपर लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे इन्होंने अपने फर्टिलाइज्ड एग को ले करना है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ग्रो कर सकें, ठीक है ना। ऐसी जगह जहाँ पे ना तो उनको कोई प्रीडेटरी खतरा हो, ना उनको किसी किस्म की जो है वो वाटर की कमी का सामना करना पड़े, ना उनको बहुत ज़्यादा हीट का सामना करना पड़े। तो ऐसा वो इलाका, ऐसी वो जगह ढूंढते हैं मेट ढूंढने के बाद, ठीक है। फिर वहाँ पे इन्होंने क्या करने होते हैं, फर्टिलाइजेशन करनी है, फर्टिलाइज्ड एग को वहाँ पे ले करना है, ताकि उनके जो एग हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से वहाँ नरिशमेंट में ग्रो कर सकें और नेक्स्ट जो है वो इनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें सैलामेंडर की, तो सैलामेंडर क्या होते हैं, ये किस तरह जो है वो कॉर्टशिप और मेटिंग करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, एक इनकी सूंघने की हिस्स बड़ी तेज़ होती है, ओल्फेक्शन इनके अंदर बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो इनका जो ओल्फैक्टरी जो सेंस है वो सूंघ लेती है अपने मेट को, ठीक है, या फिर विजुअल साइंस, ठीक है, या फिर देखने वगैरह की सलाहियत इनकी अच्छी होती है, वो देखते हुए ये अपने जो है मेट को ढूंढते हैं, उसके साथ कॉर्टशिप डांस वगैरह उसके सामने करते हैं, या फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए ना, ठीक है ना, कोर्टशिप वगैरह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसके साथ मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है एनोरॉन्स की। तो एनोरॉन्स के केस में क्या होता है कि ये वोकलाइजेशन का यूज़ करते हैं। जिस तरह फ्रॉग है, ये टर आते हैं, टर करते हैं ना, तो ये वोकलाइजेशन इनकी होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, टेक्टाइल साइंस कुछ होते हैं, इनके अंदर कुछ इशारे वगैरह होते हैं जो अट्रैक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं अपनी मेल वोकलाइजेशन को, ठीक है, या फिर टेक्टाइल साइन को, ठीक है ना। तो
तो क्या होता है जैसे ही इनको यूज़ करते हैं तो बहुत सी स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक ही जगह पे एक ही लोकेशन में इकट्ठी हो जाती हैं ब्रीडिंग एक्टिविटी कर परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो जो मेल वोकलाइजेशन होती है ये स्पीशी स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना, स्पीशी के हिसाब से ये की जाती है। तो इसको यूज़ किया जाता है अट्रैक्शन के लिए और मेट्स के दरमियान कॉन्टैक्ट करने के लिए, मेल और फीमेल आपस में कॉन्टैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो जो उसके बाद क्या होता है कि मेल और फीमेल आपस में जो है वो अट्रैक्ट जब हो जाते हैं तो मेल क्या करता है, ये फीमेल जो कि डोर्सल साइड पे जो डोर्सल बॉडी है उसके ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है और जो फीमेल को जो है वो ग्रास्प करता है विद द हेल्प ऑफ हिज फोर लिम्ब, अपने फोर लिम्ब की मदद से फीमेल को जो है वो ये पकड़ लेता है अपनी वेस्ट के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये जो मेल होगा ये डोर्सल साइड पे, डोर्सल ही होगा फीमेल के, ठीक है ना, फीमेल की डोर्सल साइड पे होगा, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, वो प्रोसेस जिसमें ये क्या किया जाता है, इस पोजीशन को जिसमें मेल जो होगा वो डोर्सल होगा टू द फीमेल, इस पोजीशन को एम्प्लेक्सिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एम्प्लेक्सिस जो है वो ऑलमोस्ट 1 से 24 आवर्स तक जो है वो रह सकती है। तो मेल क्या करेगा, यहाँ पे स्पर्म रिलीज कर देगा और फीमेल यहाँ पे एग रिलीज कर देगी ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस और वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म और एग आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस एग एम्प्लेक्सिस मेल रिलीज स्पर्म एंड फीमेल रिलीज एग हेयर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो स्पर्म एंड एग, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म और एग इस तरह प्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। अब हम बात करें थोड़ी ससीलियन के केस की, कि ससीलियन में किस तरह होता है। तो ससीलियन के अंदर क्या होता है कि मेट जो होता है ना उसने ना एक मॉडिफिकेशन करवाई होती है क्लोकल वाल की, ठीक है ना। इस क्लोकल वाल को थोड़ा आगे को बढ़ा के मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट ऑर्गन। इट इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, लेटरी ऑर्गन। तो जो ये इंटरमिटेंट ऑर्गन होता है क्लोकल वाल की जो मॉडिफिकेशन से बना हुआ है, तो इसने क्या करना है, इसने नेक्स्ट जो है वो यूज़ करना है इस इंटरमिटेंट ऑर्गन को ताकि फीमेल की जो है बॉडी जो क्लोका है उसका उसमें स्पर्म्स को ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है। तो दैट्स वाई कि जो ससीलियन होंगे इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल। तो जो एनोरॉन्स है ना, यानी कि फ्रॉग वगैरह, तो उनके अंदर क्या होती है, जो साउंड प्रोडक्शन यानी कि वोकलाइजेशन है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इनकी डिफरेंट टाइप की कॉल्स होती हैं, एक है एडवर्टाइजमेंट कॉल, ठीक है, एक है रिसेप्टिव कॉल, रिलीज कॉल और डिस्ट्रेस कॉल। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कॉल क्या होती है कि इसको यूज़ किया जाता है टू अट्रैक्ट फीमेल, ताकि उसको अट्रैक्ट किया जा सके टुवर्ड ब्रीडिंग एरियाज, ठीक है। तो ब्रीडिंग एरियाज की तरफ फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कॉल दी जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब वो ब्रीडिंग एरिया की तरफ आ जाती है तो उसको फिर यूज़ किया जाता है ताकि दूसरे मेल्स को ये बताया जा सके कि जो ये टेरिटरी है इसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के बाद ऐलान करने के लिए मेल इस एडवर्टीजमेंट कॉल का यूज़ करते हैं कि बता दिया जाए कि जी ये टेरिटरी जो है वो हमारी होती है। तो ये एडवर्टीजमेंट कॉल क्या होती हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात है रिसेप्टिव कॉल। अगर फीमेल जो है ये ब्रीडिंग के लिए रेडी है, फीमेल इज गेट रेडी फॉर ब्रीडिंग, तो रिसेप्टिव कॉल दे दी जाती है, ठीक है। तो ये रिसेप्टिव कॉल प्रोड्यूस कर देती है वो। उसके बाद है रिलीज कॉल। रिलीज कॉल जो होती है ना कि पार्टनर को ये बात बताने के लिए कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो वो ब्रीडिंग कॉल देते हैं, ठीक है ना, सॉरी रिलीज कॉल देते हैं। रिलीज कॉल तब दी जाती है जब पार्टनर को ये बात इन्फॉर्म करनी हो कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद सम मेल जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये एम्प्लेक्सिस अनरिस्पॉन्सिव करते हैं, मतलब कि ना रजामंद होने वाली एम्प्लेक्सिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होती है, फीमेल एक रिलीज कॉल देती है। सम टाइम क्या होता है कि मेल जो है ये मिस्टेकनली आइडेंटिफाई कर देता है किसी और
मेल को फीमेल के तौर पर, जिसकी वजह से वो मेल जो है वो बेचारा वो क्या करता है, वो रिलीज कॉल दे देता है, ठीक है ना, कि आई एम नॉट ए फीमेल, आई एम आल्सो ए मेल, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रेस कॉल। डिस्ट्रेस कॉल क्या होती है, ये मुसीबत के टाइम पे दी जाती है। तो डिस्ट्रेस कॉल जो होती है एसोसिएट नहीं होती रिप्रोडक्शन के साथ, ठीक है। इसको दिया जाता है किसी भी पेन के केस में, किसी भी डेंजर, अगर प्रीडेटर से डेंजर है, प्रीडेटर डेंजर, इस केस में, किसी पेन के केस में, ठीक है ना। या फिर ये कॉल जो होती है ना, ये प्रीडेटर को डराने के लिए कि वो फ्रॉग को छोड़ दे। कभी कभार जो डिस्ट्रेस कॉल होती है इतनी ज़्यादा हाई होती है कि प्रीडेटर बेचारा खुद डर के फौरी तौर पर फ्रॉग को छोड़ देता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो एक जो है वो साउथ अमेरिकन जंगल फ्रॉग है, कौन सा, साउथ अमेरिकन जंगल फ्रॉग। इसकी जो डिस्ट्रेस कॉल है वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है, जिस तरह एक कैट जो है वो डिस्ट्रेस में के टेंशन में ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती है ना एक बिल्ली, ये अमेरिकन साउथ जंगल फ्रॉग, साउथ अमेरिकन जंगल फ्रॉग की भी जो डिस्ट्रेस कॉल है वो इतनी ही है जितनी एक बिल्ली की चीखें मारने की, रोने की आवाज़ होती है, मतलब इतनी लाउड होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग अपरेटस की। तो बेसिकली इनके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग अपरेटस कौन सा होता है, लैरिंक्स और वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये दो साउंड प्रोड्यूसिंग अपरेटस होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इनको कहा जाता है लैरिंजियल अपरेटस, ठीक है। तो ये मेल के अंदर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये मेल्स के अंदर ना ये कुछ इनके अंदर जो है मेल्स के पास ना कुछ वोकल सैक्स होते हैं, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड यानी कि वोकल सैक्स होते हैं। तो ये क्या होता है, बक्कल कैविटी जो होती है ना, ये आगे की तरफ डिवर्टिकुलम मतलब आगे की तरफ बड़ी होती है, बक्कल कैविटी आगे की तरफ बढ़ के ये वोकल सैक्स बनाती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि बक्कल कैविटी की लाइनिंग मतलब आगे की तरफ इस तरह लाइनिंग बढ़ के वोकल सैक्स बना देते हैं। तो लंग क्या करता है, लंग ने क्या करना है, इसने ना एयर को ना इन वोकल सैक्स की तरफ ना पुश करना है, ठीक है ना। लंग ने फोर्स करना है एयर को इन वोकल कॉर्ड के तरफ और लैरिंक्स की तरफ, मतलब कि लैरिंजियल अपरेटस की तरफ लंग्स ने जो फ्रॉग के हैं उसने क्या करना है, एयर को पुश करना है इस लैरिंजियल अपरेटस की तरफ। और जैसे ही इसने इस लैरिंजियल अपरेटस की तरफ इसको पुश करना है, ठीक है ना, एयर को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी एयर इस लैरिंजियल अपरेटस में, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती है एयर की हेल्प से, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो इन वोकल कॉर्ड और जो लैरिंक्स है इनके अंदर जो एयर होती है ना मौजूद, ठीक है ना, उसने उसको भी कंट्रोल करने के लिए मसल्स जो यहाँ पे होंगे, इन दोनों के मसल्स, ये क्या करते हैं, ये इसकी टेंशन को कंट्रोल करते हैं, किसने किस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, किस तरह इसको जो है वो काम में लाना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी टेंशन को, इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मसल्स कंट्रोल करेंगे और उसी के मुताबिक क्या करेंगे, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करेंगे, किस तरह साउंड प्रोड्यूस करवाया जाता है उसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो वोकल सैक होता है ना, ये क्या किया जाएगा, इसको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर यूज़ किया जाता है कि आवाज़ को ऊंचा नीचा करने के लिए, ठीक है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर वोकल सैक को यूज़ किया जाता है। और ये वोकल सैक होता है, इसके पास इतनी पावर होती है कि क्या कर सके, ये साउंड के जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ साउंड का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वोकलाइजेशन की। Here we'll talk about the advantage of vocalization, ठीक है। तो आपको पता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं ना, ये काफ़ी डिस्पर्स्ड हैबिटेट में रह रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से एक दूसरे को बुलाने के लिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है कि इनको इस वोकलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना। तो इनके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को डिस्टेंट प्लेस में बुला सकें, ठीक है ना। तो बहुत सी जो वोकलाइजेशन के जरिए एक दूसरे को आवाज़ें देखें, तो बहुत सी स्पीशीज क्या होती हैं, ये एक ही पॉन्ड पर इकट्ठी होती हैं ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि पॉन्ड पे क्यों इकट्ठी होंगी, क्योंकि इनके एग्स वगैरह को वाटर की ज़रूरत है, इनके लार्वा को जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत है, इसलिए ये पॉन्ड पे इकट्ठी होती हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग करती हैं, ठीक है। और ये जिसकी वजह से क्या होगा कि वोकलाइजेशन के बगैर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि अपना प्रॉपर मेट ढूंढेंगी, ठीक है। तो वोकलाइजेशन को हेल्प करती है कि अपने मेट को ढूंढें और उनके साथ आके मेटिंग कर दें, ठीक है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके इधर पेरेंटल केयर की।
अच्छा, तो पेरेंटल केयर में क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो पेरेंटल केयर के अंदर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट भर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि, लेकिन इनमें क्या होगा कि अब पेरेंट्स से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी ली जाती है, ठीक है ना। तो मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो दोनों ही जो है वो एग की हिफाजत करते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म पैटर्नल केयर की होती है, पेरेंटल केयर की होती है एम्फीबियन में। तो ये या तो मैटरनल होगी या फिर पैटर्नल होगी। तो मैटरनल केस में क्या होता है, मदर जो होती है वो टेक केयर करती है यंग वंस का, और फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो एक तो मदर की बॉडी के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं, मदर सारी केयर कर रही है उसके बाद जब वो लार्वा आ रहा है तब भी मदर ही केयर करेगी, ठीक है। तो ये केस देखा जाता है सैलमेंडर्स में एंड ससीलियन, और ससीलियन के अंदर ये केस देखने को मिलता है। दूसरा है पैटर्नल केयर। तो पैटर्नल केयर के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये देखा जाता है मोस्टली फ्रॉग्स वगैरह के अंदर, ठीक है ना, एनोरॉन्स यानी फ्रॉग वगैरह, ठीक है। तो ये केस उनमें देखने को मिलता है एनोरॉन्स वगैरह में। तो इसमें क्या होता है कि एक्वेटिक एग्स को एक तो जो मेल होता है, मोस्टली पैटर्नल केयर किसकी तरफ से होती है, मेल की तरफ होती है। वो क्या करेगा, वो एक्वेटिक एग्स को हवा लगने देगा, उसको क्लीन करेगा, ठीक है, और एग की सरफेस को मॉइस्ट रखेगा हर टाइम, ठीक है, अगर वो खुश्की पे मौजूद है, ठीक है, और एग को प्रीडेटर से बचाएगा और इन्फेक्टेड और डेड एग को वहाँ से रिमूव करवा देगा। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है मेल की पैटर्नल केस में, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना दो केसेस की, एक है जो हमारे पास मौजूद है फीमेल पीपा, ठीक है, जीनस पीपा, और दूसरा है रियो बेट्रैकस जो है की स्पीशी का केस, ठीक है ना। दो स्पीशीज इसकी होती हैं। तो फीमेल पीपा जो होती हैं कि जीनस जो होते हैं क्या करेंगे, फीमेल जो होते हैं ना, जीनस पीपा की फीमेल जो होती हैं क्या करेंगी, अपनी एग्स को अपनी बैक पे उठाई फिरती हैं, उनकी केयर करती हैं। और रियो बेट्रैकस जो है इसकी दो स्पीशीज हैं जो कहाँ पे पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएंगी। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो इनके टैडपोल्स हैं यानी कि इनके क्या है लार्वा, इन्होंने इसको अपने स्टमक में दबाना है। यंग जो होते हैं ये फीमेल की जो है वो फीमेल की जो माउथ से निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी पता नहीं चलता है कि ये फीमेल जो है ये इन लार्वा को खाती है या फिर जो है वो एग खाती है या सीधे सीधे लार्वा खाती है। मतलब वो उसके पेट में रहते हैं, ये नहीं कि उसके ओविडक्ट वगैरह में रहते हैं, उसके पेट में रहते हैं। तो ये पता ही नहीं चल पाया कि उसके पेट में कहाँ से, क्योंकि ओविडक्ट में होनी चाहिए डेवलपमेंट, ठीक है, क्लोका से निकलना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसके पेट में रहते हैं, उसके स्टमक में रहते हैं। तो ये नहीं पता चला कि ये रियो बेट्रैकस है, ये अपने लार्वा खाएगी या फिर एग खाएगी। तो ठीक है ना। तो स्टमक जो होता है ना ये इतना फूल जाता है और जो उनकी बॉडी कैविटी है वो पूरी इन लार्वा के साथ भर जाती है, ठीक है ना। और स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिक्रिएशन भी प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, लेकिन वो फिर भी अपने लार्वा की बहुत अच्छे से हिफाजत करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस की। तो बेसिकली मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको पहले भी बताया, लार्वा का अडल्ट के अंदर चेंज होने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं। तो लार्वा के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से लार्वा जो है वो अडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको चेंजेस बताए भी हैं कि गिल्स जो हैं ये लंग से रिप्लेस हो जाएंगे, फिन्स जो हैं वो लिम्स से रिप्लेस हो जाएंगे, हर्बीवोरी जो है वो कार्निवोरी हैबिटेट से रिप्लेस हो जाएगी, और एक लार्वा जो है वो अडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ जो है कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, बॉडी की कंडीशन होती हैं जो इस मेटामॉर्फोसिस के लिए रिक्वायर होती हैं, इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस इन्फ्लुएंस होगा बाय न्यूरोसिक्रिएशन ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की सिक्रिएशन से, ठीक है ना। तो माइनर सी अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंज होती है ना, ये मेटामॉर्फोसिस सीलियन की और सैलामेंडर केस में होगी, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर खत्म जो डेवलप हो जाते हैं, गिल्स खोल दिए जाते हैं, कॉडल फिन आ जाते हैं। तो मेजर चेंजेस कब होंगी, जो माइनर चेंजेस होंगी वो इनके अंदर होंगी। क्या होता है इनके अंदर, एक तो ये रिप्रोडक्शन गेन कर लेते हैं,
अडल्ट फार्मिल की होती है, लार्वा के पास रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है। दूसरी बात, जो लार्वा होते हैं ये गिल्स लॉस कर लेते हैं और अडल्ट के अंदर चेन होती है, अडल्ट के अंदर गिल्स की जगह पे क्या होंगे, लंग्स होंगे, ठीक है। और उसके अलावा कॉर्डल फिन जो होती है तैरने के लिए लार्वा को मिली थी, ये कॉर्डल फिन इनके अंदर ख़त्म हो जाती है और कॉर्डल फिन की जगह ये कौन सी चीज़ रिप्लेस कर लेते हैं, लिम्स वगैरह, लेकिन सेसिलियन के पास लिम्स भी नहीं होते, ये एज इट इज़ ही रहती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मेजर चेंजेस जो आएंगे ना वो टैडपोल फॉर्म में आते हैं, मतलब कि जो फ्रॉग का लार्वा उसको टैडपोल कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होंगे कि लिम्ब और लंग डेवलप होंगे, तेल को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और स्किन को भी थिक कर लिया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स का मुकाबला कर सके, ठीक है। अच्छा, एक और प्रोसेस है जिसके अंदर जिसको पीडोमॉर्फोसिस कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना लार्वा जो होता है ना, ये क्या होता है, ये सेक्सुअली मैच्योर लार्वा होता है, ये आप देख सकते हो, सेक्सुअली मैच्योर लार्वा। लेकिन लार्वा के अंदर स्टिल लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, लेकिन इसके कैपेबल है कि वो रिप्रोडक्शन अब कर सकता है। तो जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है यही एक्सप्लेन करेगा पीडोमॉर्फोसिस को, ठीक है ना। तो पीडोमॉर्फोसिस क्या है, ये कुछ फैमिलीज के अंदर होती हैं, सैलामेंडर्स वगैरह की, किन के अंदर होंगी, ये सैलामेंडर्स, ठीक है। सैलामेंडर्स के अंदर ये देखने को मिलती हैं। दो कंडीशन इसको प्रमोट करती हैं कि जो है वो कभी कभार क्या होता है कि कुछ सैलामेंडर्स जो हैं ये किसको, थायराइड हार्मोन को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से इनका लार्वा जो है ये पीडोमॉर्फोसिस के अंदर चला जाता है। और दूसरी की चीज़ है, कुछ लार्वा जो है ये मेटामॉर्फोसिस वाले हार्मोन को नहीं प्रोड्यूस करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पीडोमॉर्फोसिस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियंस की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।